हाँ जी बेटा, आज हमने पहले एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों की थ्योरी डिस्कस करनी है। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को इसमें कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी टॉपिक समझना है दोबारा से तो बताइए। है कोई ऐसा टॉपिक? सर बर्नौलीज कर लेंगे एक बार अच्छे से। ओके, और कोई? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सर परफेक्ट इंटीग्रल एक थोड़ा सा कौन सा? परफेक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सॉरी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, एग्जैक्ट यस सर। डिफरेंशियल्स, ओके। ठीक है, सर उस पे क्वेश्चन करो। ओके। एरिया, पहले एरिया चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो एरिया चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन, इसमें हमने बात किया है कि अगर ये कोई एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने ए से बी के बीच इंटीग्रेट करना है। ए से बी अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसका उल्टा क्या बोल देते हैं कि अगर अपने एरिया कैलकुलेट करना है तो मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये आपको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मॉड क्यों लगाया गया है ये सब आप जानते हो कि यहाँ पे इस एग्जांपल में तो ग्राफ हमेशा हमने पॉजिटिव साइड में ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन के आता जिसमें ग्राफ कुछ देर के लिए नेगेटिव भी है, तो उस केस में अगर आपने एरिया निकालना है तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में? ये जो बिलो द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है, बिलो द एक्स एक्सिस वाला जो पोर्शन है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इसके नेगेटिव टाइम्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो उस वजह से हमें अगर पहले ही मॉड लगा दें तो वो सीधी सीधी सारी बातें एक ही बारी में कवर अप हो जाएंगी, राइट? ये हमने बात किया है। और उसमें मैंने आपको एक चीज और याद रखने को बोली थी कि ये जो वैल्यूज होती हैं, जो अपर लिमिट है वो हायर होनी चाहिए, जो लोअर लिमिट है वो स्मॉलर होनी चाहिए। जो अपर लिमिट है वो आपकी हायर वैल्यू होनी चाहिए, जो लोअर लिमिट है वो स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए। तब हम लोग ये एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर उल्टे हो जाते कि अगर अपर लिमिट जो है उसकी वैल्यू छोटी है, लोअर लिमिट की वैल्यू बड़ी है, तो जो एक्स एक्सिस के अबव वाला पोर्शन होगा वो आपका एरिया नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा, और बिलो द एक्स एक्सिस वाला जो पोर्शन होगा वो पॉजिटिव एरिया देने लग जाएगा, अगर हम लोग इसके जो लिमिट्स हैं उनको उल्टा कर दें। ठीक है ना? तो जब भी आपने एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो जब आप इस कंसेप्ट को लगा रहे हैं तो आपने इस चीज को याद रखना है कि भी अपर लिमिट हायर वैल्यू रखनी है, लोअर लिमिट की वैल्यू छोटी रखनी है जी। ठीक है, अब इसमें हमने ये भी बात किया है कि अगर कभी वाई एक्सिस के अलोंग मान लो कोई ग्राफ ऐसा है और इसका एरिया निकालना पड़ रहा है ऑन दी वाई एक्सिस, तो उस केस में एरिया क्या बन के आएगा? वो ये वाला बन के आएगा। तो ये वाला एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये मान लो y इक्वल्स टू ए है, ये मान लो y इक्वल्स टू बी है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो क्या बनेगा? a टू b मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई। अब जब भी हम लोग ये एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो इसमें बेटा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, मतलब y का आउटपुट वो हमारा fx होता है। यहां पे जब हम लोग f ऑफ y लिख रहे हैं तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई होता है हमारा।
ऑल्दो पहले हमने ये बात नहीं किया है, लेकिन इस चीज का है ना थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि मान लो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, आपको इसका एरिया निकालने को बोला गया है, तो आप 2y को निकाल लें x माइनस 4 और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जब आप y इक्वल्स टू एफ एक्स की बात कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में अकेला y हो सकता है, y के साथ में कोई भी टर्म नहीं, ना तो कुछ एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना ही उसके प्रोडक्ट में, ना डिवीजन में, कहीं कुछ नहीं हो सकता। y अकेला लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारा का सारा टर्म आपके राइट हैंड साइड में होंगे, रो x के टर्म्स या कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना? तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करने को बोला जा रहा है, मान लो इसकी अगर मैं लाइन का है ना इसका ग्राफ भी अगर बनाऊं तो क्या बन के आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। तो मान लो मुझे ये वाला एरिया निकालने को बोला गया है, तो मैं इसको 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, मतलब मैं x माइनस 4 को इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगा। मुझे x माइनस 4 जो y क्या आएगा x माइनस 4 बाई 2, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना? ऑल्दो ये उतना मतलब शायद किसी ने इस चीज को ना देखा हो या कभी है ना ये गलती करी भी ना हो, लेकिन मैं एक बार अभी आपको ये बता रहा हूं ताकि आगे से भी ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है? यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स है, यहाँ पे x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है। तो जब आप x को y के टर्म्स में निकालोगे तो उसमें सिर्फ x ही होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा का सारा y के टर्म्स में चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है? अब इस पे हमने कुछ डिफरेंट केसेस किए थे। डिफरेंट केसेस में कि अगर दो कर्व हैं, दो कर्व के बीच का एरिया निकालने को बोला जा रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा जी? मान लीजिए ये दो कर्व हैं, ये x इक्वल्स टू ए लाइन है, ये x इक्वल्स टू बी लाइन है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालने को बोला जा रहा है। एक एफ एक्स फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है, तो सीधा सीधा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स ए टू बी। इसमें भी मॉड की बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा रीजन है कि जहां जहां पे एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स से अबव होगा वहां पे एफ एक्स माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जहां पे जी एक्स का ग्राफ अबव होगा एफ एक्स से वहां पे जी एक्स माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। जो कि शायद इस एग्जांपल में हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमेशा एफ एक्स ही ऊपर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ एग्जांपल लेंगे तो इसमें डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगा कि अगर ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अगर निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें मान लीजिए ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये मान लो सी पॉइंट है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए से सी के लिए आपका एफ एक्स ज्यादा है, जी एक्स छोटा है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा, और सी से बी के लिए जी एक्स माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा। तो उन सारी चीजों को एक साथ लिखने का बेस्ट तरीका क्या रहता है? आप मॉड लगा दीजिए। तो मॉड का जो ब्रेकिंग है वो आपको बता देगा कि कहाँ पे आपने वो एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखना है, कहाँ पे जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखना है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि अगर कोई ग्राफ, दोनों ही ग्राफ अगर बिलो द एक्स एक्सिस जा रहे हो, अगर दोनों ही ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस जा रहे हो, तब क्या है? क्या आपको ये चेक करने की जरूरत है कि भाई ये बिलो द एक्स एक्सिस जा रहा है? नो, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। तब भी आपके लिए एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड यही फॉर्मूला लग जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव एरिया ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? ये अगर एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि ये वाला एरिया इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है तो ये नेगेटिव एरिया बन के आएगा। ऐसा हमें है ना डाउट हो सकता है, लेकिन जब आप ये वाली इक्वेशन लगाते हो तो इस इक्वेशन में ये नेगेटिव एरिया नहीं बनता है, ये पॉजिटिव एरिया ही बन के आता है। रीजन भी
कि एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव ही रहने वाला है, मॉड लगा दिए तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव रहता। तो पॉजिटिव वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव एरिया देगा, नेगेटिव वैल्यू का इंटीग्रेशन करते तो नेगेटिव एरिया आता। तो हम तो कर रहे हैं पॉजिटिव का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर बिलो द एक्स एक्सिस भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक सेकंड केस हमने करा था कि कई बार आपको लिमिट दिए नहीं होते, तो उसमें अगर लिमिट नहीं दिए हुए हैं तभी हमारे पास एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है कि जहां पे वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करें वही आपकी लिमिट्स बन के आ जाती है। यस। ठीक है ना। तो ये सारी बातें बेटा एरिया चैप्टर के अंदर हमने करी थी। तो एरिया चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट मिस हुआ है तो बोलिए। एरिया चैप्टर में और कोई खास है ना थ्योरी है नहीं, सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर ही बन के आ रही हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ ही बनाने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा एक्यूरेट आप ग्राफ बनाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि भी आप एरिया का क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हो। सर हाँ जी। सर वो एक इनइक्वालिटीज वाले ग्राफ जो मॉड भी होता था वो वाले एक बार एक क्वेश्चन करवा। इनइक्वालिटीज वाले ग्राफ जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे बेटा, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में वो कर लेंगे। ठीक है ना। ओके सर। तो एरिया वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रहता है वो हमारा पैराबोला के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पैराबोला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी दो कर्व दिए गए हैं तो ज्यादातर चांसेस ये रहता है कि उसमें एक कर्व आपको पैराबोला दिया गया होगा, दूसरा कोई स्ट्रेट लाइन या कोई सर्कल या कभी कोई एलिप्स भी हो सकता है। तो ज्यादातर पैराबोला ही रहता है। ठीक है ना। तो पैराबोला वाले क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या इक्वेशन बनाते हैं ना, वो सब पता होना चाहिए और उनके ग्राफ वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है। तो थ्योरी में तो कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना अभी। क्वेश्चंस जो आप लोग कह रहे हैं वो हम लोग है ना जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंशियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। डिफरेंशियल में क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है? जिसमें डेरिवेटिव्स वाले टर्म्स प्रेजेंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ये दोनों प्रेजेंट हो, साथ में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस टाइप के टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट हमने बात किया था इसका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि वो जो इक्वेशन दिया गया है उससे एक नहीं, उससे बहुत सारे या इनफाइनाइट कर्व्स की पॉसिबिलिटी बन जाती है। या इसका उल्टा कि वो जो इनफाइनाइट कर्व्स आपको मिलेंगे उसका सोल्यूशन बनके उन सारे सॉल्यूशंस का एक कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आता है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। फिर अब इसमें हमने बात किया था, अच्छा इसमें एक टर्म मैंने आपको तब नहीं बताया था शायद से, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ यही है, ये है ही नहीं। लेकिन कई बार ये टर्म लिखा होता है तो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि आपने शायद ये वर्ड पहले नहीं देखा हुआ है।
बट जो भी आप क्वेश्चन करते हो वो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाता है? जिसमें आप dy बाय dx की बात करते हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किसको बोला जाता है? जिसमें आप डेल की बात करते हो, डेल y अपॉन डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे आप जानते ही हो कि अगर आप x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस केस में फिर y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है कि अगर दो वेरिएबल x और y हैं तो दोनों ही वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। अगर आप x के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y वाले टर्म्स भी डिफरेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वो एक अलग से dy बाय dx का टर्म आ जाता है, वो जो भी चीजें आप पढ़ते हो तो यही सब। तो जो भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ी है। पार्शियल आपके सिलेबस में भी नहीं है और उसको अभी करने की जरूरत भी नहीं है, नाम आपको बस पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने नेक्स्ट आगे जो बात किया था वो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। जितने भी ज्यादा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव हम लोग बनाएंगे, अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है d3 अपॉन dx क्यूब, ये सबसे ज्यादा डिफरेंशियल वाला टर्म है तो वो वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, राइट। तो ऑर्डर में खैर उतनी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन डिग्री में जरूर दिक्कत आ सकती है। डिग्री के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन जरूर लिखाई हुई है, तो आपको भी याद होगा, उसमें बहुत सारी चीजें थी, राइट। बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है तब जाके हमें डिग्री कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मैं उन्हीं चीजों को है ना थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूं। डिग्री में क्या क्या है। सबसे पहली चीज क्या थी कि अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट करना चाह रहे हो या पॉसिबल है, तो वो क्या पॉसिबल है कि वो या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो या फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो या फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके डेरिवेटिव्स के बारे में अगर बात करें। कहने का मतलब अगर आपके x या y वाले टर्म्स हैं, x या y वाले टर्म्स हैं, वो अगर साइन या लॉग या टैन इन टर्म्स में प्रेजेंट है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे पॉलिनोमियल की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। लेकिन जो dy बाय dx वाले टर्म आएंगे, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, उनमें कोई वो किसी साइन के अंदर नहीं होनी चाहिए, या साइन इनवर्स के अंदर या साइन के अंदर या लॉग के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो पावर है वो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। पावर्स ऑफ डेरिवेटिव्स should not be in fraction। तो ये दो कंडीशंस हैं कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में या तो हो या एक्सप्रेस कर पाए एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, और पावर्स जो है डेरिवेटिव्स की वो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो जाती हैं तो उस केस में आप उसका डिग्री कैलकुलेट कर लोगे, और उस केस में फिर उसकी जो डिग्री की वैल्यू है वो क्या आएगी? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर है वो आपका डिग्री बन के आएगी। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। तो डिग्री वाले चीज के लिए बेटा ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैलकुलेट कर पाएंगे। और कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपसे क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर निकालने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डिग्री निकालने में दिक्कत हो सकती है, और उसके लिए ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। इस डेफिनेशन को डेफिनेटली याद रखना है।
और इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको डेफिनेटली याद रखना है। एक एक चीज इसमें, एक एक वर्ड सर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर सर इसमें कि मेरे को ये डाउट आता है, जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके वो सही बन सकती है, मतलब उसकी डिग्री वगैरह सही बन सकती है, तो उसमें वो चीज कर सकते हैं हम कि नहीं, डेरिवेटिव बना सकते हैं उसका? बेटा अगर आपने डेरिवेटिव ही कर लिया तो फिर तो उसका ऑर्डर नहीं बदल जाएगा। मान लो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5x दे दो, आप बोले कि सर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो इसका तो ऑर्डर भी बदल गया। डिग्री। आपने तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बदल दी ना। ओके सर। तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है आपने उसी फॉर्म में उसको देना होगा, उसका आंसर बताना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको स्क्वायरिंग क्यूब वगैरह कर सकते हो, वो भी तब अगर जो जो पावर्स हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की, वो पावर क्या है, फ्रैक्शंस में है। ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके लिए हमने पढ़ा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि अगर nth ऑर्डर का अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि हर एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की पावर 1 होगी और उसके प्रोडक्ट में P0, P1, P2 कुछ इस टाइप के टर्म्स होंगे जो कि या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। ये याद है? इसमें लीनियर नॉन लीनियर के ऊपर ना कुछ खास कोई क्वेश्चन होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं पूछता है कि भी क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, या तो ना, वो तो बहुत रेयर क्वेश्चन है, बट फिर भी याद रखेंगे तो कहीं काम आ सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया होता है, और अगर फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमारा टारगेट क्या होता है, एलिमिनेट करना है सारे आर्बिट्रेरी जितने कांस्टेंट। भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उन सबको एलिमिनेट करना है, और जितने भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बारी हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, राइट। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितने ऑर्डर की बन के आएगी, जितने आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट ऑर्डर किसके बराबर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। वो हमने बात किया ही हुआ है कि भी इंडिपेंडेंट कैसे निकाला जाता है, कि अगर कोई दो डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को अगर क्लब कर सकते हैं तो उनको क्लब करके एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, अगर क्लबिंग पॉसिबल है। ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या रहता है जी, कि जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है आप पहले उसके इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख लेंगे, और फिर जितने उसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उतने बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो उससे होगा क्या, अगर मान लो 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास टोटल 4 इक्वेशन बन के आ जाएंगी, और 4 इक्वेशन से आपने 3 वेरिएबल्स को आपने एलिमिनेट करना है, तो उनको एलिमिनेट करके आप उनके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उनमें आप एक रिलेशन बना लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में
कुछ क्वेश्चन तो हमें सीधा सीधा हमने किए हुए हैं क्लास में कि आपको सीधा सीधा फैमिली ऑफ कर्व दे दिया गया है, आपका काम सिर्फ उसे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे। कुछ हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं जिसमें जो जो फैमिली ऑफ कर्व है वो भी आपको पहले खुद ही बनाना है, जैसे वो वर्ड प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें हमने बोला कि भी मान लो एक पैराबोला है, उसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही है और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है जी। तो उन सारे पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए जी। तो उसमें पहले तो हमें ये देखना होता है कि भी जितने भी वो पैराबोलास उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सारे पैराबोलास की कॉमन इक्वेशन लिख लेनी है और वहां हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है ना, किया हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये दोनों चीजें की हुई हैं कि जिसमें एक तो जिसमें फैमिली ऑफ कर्व आपको डायरेक्टली दे दिया गया, आपका काम सिर्फ और सिर्फ उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें फैमिली ऑफ कर्व भी आपने खुद ही लिखना है, फिर वहां पे चेक करना होगा, खुद ही रिलेट करना होगा कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उन्हें एलिमिनेट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो उसकी सॉल्विंग का मतलब क्या है कि उसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो उससे क्या क्या फंक्शंस बन के आ सकते हैं, क्या क्या कर्व्स मिल सकते हैं। इसमें हमने 2 टाइप के सॉल्यूशंस की बात की है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वो आप जानते ही हो, जनरल किसको बोला जाता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इट इज रहता है, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे कर्व्स एक सिंगल इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई एक वैल्यू असाइन कर दी गई है, तो वो उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कोई एक सिंगल सॉल्यूशन बन के आता है। ठीक है, और इसमें हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था जिसमें हमने बात किया था कि अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है या कि भी ये कोई गिवन सॉल्यूशन है, उसे प्रूव करना है कि भाई वो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जी। कोई एक सॉल्यूशन दिया गया है और वो बोला गया है कि वो एक जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है जी। तो वो कैसे किया था हमने, गिवन सॉल्यूशन को गिवन सॉल्यूशन को सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसको चेक कर लो कि क्या वो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको मान लो या तो कोई क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है कि एक गिवन सॉल्यूशन है और ऑप्शन में होगा कि भी इनमें से किसका ये गिवन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको डिफरेंशिएट करके चारों ऑप्शन में से वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर लेनी है कि भी कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दी है, ऑप्शंस में दिया गया है सॉल्यूशंस, तो आपको बोला गया कि इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 डिफरेंशिएट कर लो और चेक कर लो कि उसमें से किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन चैप्टर्स के लिए, इस चैप्टर के लिए, वो है जी मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स करी हैं। टाइप 1 वो इजी है, जिसमें dy बाई डी एक्स इक्व टू एफ एक्स होता है जी। टाइप 2 भी इजी है,
जिसमें y वाले टर्म अकेला रहते हैं। तो इन दोनों में हमने ये भी बात किया है कि भाई जो x वाले टर्म ही dx के साथ हो तभी इंटीग्रेट हो सकते हैं, y वाले टर्म dy के साथ हो तभी इंटीग्रेट हो सकते हैं, अदरवाइज होते नहीं है ना, वो बात की है। मेन जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो टाइप 3 से स्टार्ट होते हैं जी, ये तो सीधे सीधे हैं, है ना, इनमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो पेपर में डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन होता नहीं है। टाइप 3 में हमने पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो dy बाई dx है वो आपका f ऑफ x कॉमा y के बराबर तो दिया गया है, मतलब राइट हैंड साइड में x और y के दोनों के टर्म्स हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। टाइप 4 इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ी है कि अगर आपको dy बाई dx एक f ऑफ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म का दिया गया है, मतलब एक लीनियर फॉर्म में ये फंक्शन दिया गया है राइट हैंड साइड का, तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसमें अब आप x और y को अलग अलग तो कर नहीं पाओगे, तो ना तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ना ही ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, और टाइप 3 भी नहीं बन पा रहा क्योंकि आप x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, इस लीनियर फॉर्म को सीधा सीधा टी पुट कर लेते हो और अपना t और x में आप एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लेते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल कहाँ लगानी है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे टाइप 4 के लिए ये है कि अगर वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है तो ठीक है, आप उसको डायरेक्टली लगाओगे। होमोजीनियस इसके आगे पढ़ते हैं तो वो भी आपको पता होता है कि कब लगानी है। इसको हम लोग कई बार भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि भी रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल कब लगानी है, कि जब आपका एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन बन के आ रहा है और ना तो आप एक्स वाई को अलग अलग कर पा रहे हो, ना ही आप किसी और फॉर्म होमोजीनियस वगैरह में कन्वर्ट कर पा रहे हो। ठीक है, होमोजीनियस पता ही है तो इसमें हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस वो भी आपको पता है, उसमें भी एक ही कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो इसको भी आप एज इट इज याद रखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए वो है जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होते हैं। 50% से ज्यादा क्वेश्चन इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला रहता है, वो सब याद होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि dy बाई dx, इसमें दो टाइप हमने पढ़ी थी। अगर dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q है, जिसमें p और q क्या है, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x। तो इसमें हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है विच इज e की पावर p dx। देखिए ये टफ नहीं है, ऑल दोस है ना, सबको याद रहता ही है, तो ऐसा भी नहीं कि भी कोई ऐसी चीज है जो कि है ना याद रख नहीं पाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। ये मेन चीज है, कोई भी ना। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला रिजल्ट क्या बन के आता है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कैलकुलेट कर लिया है, तो सीधा सीधा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर बन जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू dx। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो आपने यहां से ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। इसमें हमने सेकंड फॉर्म पढ़ा है, जिसमें हमने dx अपॉन dy पढ़ा।
dx अपॉन dy में जब पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, मतलब जो जो यहाँ पे y का रोल था वो यहाँ पे x का रोल बन गया है, जो यहाँ पे x का रोल था वो यहाँ पे y का रोल बन गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट। तो इस केस में आपका फिर जो p एंड q है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ y होगा। तो इस केस में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना पड़ेगा तो वो e की पावर p dy बन के आएगा, और आंसर हमारा सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dy बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए, ये दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में है जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा था रिड्यूसेबल टू लीनियर। रिड्यूसेबल टू लीनियर में हमने एक चीज तो ये करी है, सॉरी कि अगर f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इधर f ऑफ y इंटू पी इक्वल्स टू क्यू है, तो हम लोग f ऑफ y को t पुट करके इसको dt बाई डी एक्स प्लस पी इंटू टी इक्वल्स टू क्यू बना लेते हैं। तो ये चीज रिप्लेस करके हमारा ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसे याद रखना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बर्नौलीज। बर्नौलीज भी खैर है इसी का ही पार्ट, अल्टीमेटली वो भी क्या है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म है वो भी इसी का ही पार्ट। तो उसमें एक खास बात क्या होती है, क्योंकि बर्नौलीज में क्या है, जो आपका मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है। बर्नौलीज में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा टर्म राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है y की पावर n। इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना आएगा कि y की पावर n, जिसको हम लोग y स्क्वायर, y क्यूब, y की पावर 4 जैसा भी वो रहेगा क्वेश्चन में, आप वो एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हो गया है इन दी राइट हैंड साइड। सिर्फ इतना फर्क है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे हमें स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि y की पावर n को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, से y की पावर n माइनस 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, और फिर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y की पावर n माइनस 1 को t, जिससे इसका जो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 माइनस n वन बाय वाई की पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, जिससे आप देख पा रहे हो कि ये जो 1 बाय वाई की पावर n डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका 1 बाय 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स बन के आ गया है, और ये p इंटू टी बन गया। तो हम लोग अब 1 माइनस n के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डी टी बाई डी एक्स 1 माइनस n टाइम्स p इंटू टी इक्वल्स टू 1 माइनस n इंटू क्यू। तो अब ये इस फॉर्म में ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको अब अकेला p इंटीग्रेटिंग फैक्टर में नहीं आएगा, 1 माइनस n इंटू पी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा। ओके, सानिध्य
सानिध्य। चला गया क्या वो? पता नहीं। चलिए, बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बर्नौलीज। तो जो भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है वो या तो इस पे होता है या फिर बर्नौलीज के ऊपर हो सकता है तो दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही पार्ट है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर। और इस चैप्टर में आगे जो हमने बात किया था वो था जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मेंस लेवल के लिए आप छोड़ सकते हो। मेंस में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर मेंस की बात करते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसको ये याद हो पा रहा है उस वो याद रख लो, जिसको नहीं याद हो रहा वो स्किप कर सकता है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको करना ही करना है। फिर भी ऐसा है कि अगर कोई जो याद रख पाए उसको करो और जो नहीं याद रख पाए तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। अब है क्या इसमें कुछ कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो रिजल्ट्स आपको बेटा याद रखने होंगे। कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता है आपका डी ऑफ एक्स वाई। देखिए, अगर यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ चलते फिर तो हमारे लिए बनाना इजी है। दिक्कत यहीं पे आती है कि अगर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, मतलब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को डी ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है, ये है ना याद रखना थोड़ा दिक्कत करता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा ईजी है तो ये तो है ना याद हो भी जाता है, लेकिन जो इसके आगे जो टर्म आते हैं एक्स डी वाई माइनस डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या रहता है जी डी ऑफ वाई बाय। और इन चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बोली, देखिए फॉर्मूले आप लोग है ना नोट कराए हुए हैं तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा, तो वो आप कॉपी से देख ही सकते हो। मैंने आपको इन चीजों को है ना याद रखने के लिए क्या क्या बोला हुआ है। एक तो ये है कि बीच में ये जो dy है ये dx है, इसके बीच में अगर प्लस है, अगर प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो ये दोनों x और y मल्टीप्लिकेशन में होंगे, और अगर माइनस का साइन है तो डिवीजन। इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए आप इस वे में थोड़ा सोच सकते हो कि अगर बीच में प्लस है तो जो भी ये होगा तो ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट ही होगा, अगर बीच में माइनस है तो जो भी ये टर्म्स आएंगे वो डिवीजन में आएंगे, ठीक। दूसरा और क्या हमने याद रखा हुआ है, एक मैंने आपको लास्ट में कराया था कि डी ऑफ एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n, है ना, ये लास्ट में मैंने आपको कराया था, जिसमें हमने देखा था कि m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन इंटू वाई की पावर n इंटू डी एक्स प्लस n इंटू एक्स की पावर m वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। तो ये जो इन टर्म्स के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो बताते हैं कि x की पावर और y की पावर का रेशो क्या होगा जी। तो कॉफिशिएंट ऑफ ratio of coefficient of dx and dy is equals to the ratio of their powers.
तो अगर आपको उनके कॉफिशिएंट का रेशो पता है तो आप उसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत ये जजमेंट लगा सकते हो कि इनकी पावर्स में रेशो क्या आएगा। ठीक है, बाकी जो ln वाला है या ln इंटू एक्स वाई वाला है या ln ऑफ वाई बाई एक्स है या tan इनवर्स है, देखो tan इनवर्स वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना ही आना है। जब भी आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसमें tan ऑफ 1 बाय है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना ही आना है। तो जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा वहां पे आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि वो tan इनवर्स की फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा इन फॉर्मूलों को याद रखने का ट्राई करिए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया हुआ है जी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बोला है कि जिसमें वर्ड टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको क्वेश्चन में, देखो अभी तक जो भी हमने बात कर रहे थे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई थी, आपका काम था सिर्फ उसे सॉल्व करना। वो चाहे होमोजीनियस है, चाहे वेरिएबल सेपरेबल है, चाहे लीनियर है, चाहे बिल्कुल सिंपल वाला है, तो आपका काम उसमें सिर्फ सॉल्व करने वाला था। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले खुद ही बनानी होती है और फिर उसे सॉल्व भी करना है, फिर फर्दर आप वहां से उसका कर्व कैलकुलेट करते हो। ठीक है ना, तो ये इसमें कोई अलग से थ्योरी तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन के ऊपर ही है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हम लोग करेंगे तो उसमें ये कवर अप हो ही जाएगा। इनको करने के लिए कहीं ना कहीं आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, उनके फॉर्मूले ज़रूर याद हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इनके फॉर्मूले याद रखें तो कहीं ये बेनिफिट करेगा आपको। और लास्ट में हमने बात किया था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कि अगर आपको कोई एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो उस फैमिली ऑफ कर्व का पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो मान लो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी सबसे पहले क्या करो, जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। और ये इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर डबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो फिर वो d2y सेकेंड ऑर्डर का बन जाता, तो हमें वो वाला नहीं बनाना है। हम लोग सिर्फ सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा dy/dx टाइप का ही होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा। तो dy/dx जो भी आपको मिलेगा, तो ये तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, माइनस टाइम्स इसका रेसिप्रोकल। तो इसको इंटीग्रेट करके हमें जो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व है वो हमें मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है जी इस पूरे चैप्टर में। तो इसमें अगर कोई पॉइंट छूटा है या कुछ पूछना है तो बताइए। हो गया कंप्लीट?
Yes, sir. सर वो सर डिग्री में आपने जो बोला था कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ हाईएस्ट पावर हाईएस्ट ऑर्डर के लिए बोल रहे थे या सबके लिए बोल रहे थे? सबके लिए बेटा, अच्छा सबके लिए। सर हाँ जी। सर एक बार ना शीट के वक्त आपने एक रिजल्ट लिखवाया था एक क्वेश्चन में सिमेट्रिक पैराबोलास वाला कि हाँ। एरिया 1:1:1। देखो एक पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक पैराबोला हम लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो ये दोनों सिमेट्रिक पैराबोलास कहलाएंगे। क्योंकि इनकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो दोनों की सेम आ रही है ना, 4a 4a। तो अब एक ही वैल्यू अगर 1 है तो भी तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y बन जाएगा। अगर 2 है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। तो वो सारे के सारे आपके सिमेट्रिक पैराबोलास कहलाएंगे। ठीक है, तो उनमें खास बात क्या होती है कि ये पैराबोला होगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो इन दोनों के बीच में ये कॉमन सेगमेंट बन रहा है। तो इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है और साथ में ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, आप क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो इस वजह से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 4a, 4a आने वाला है। सिमेट्रिक होने की वजह से ये 4a, 4a आएगा। 16a² 3 आएगा एरिया। तो ये ओरिजिन और ये वाला पॉइंट, और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ये दो साइड्स बना लूं तो इससे बेटा आपका बन जाएगा एक स्क्वायर जिसकी लेंथ होगी 4a। ये भी 4a, ये भी। 4। तो इस तरीके से ये एक स्क्वायर बन गया। तो होता क्या है कि इस स्क्वायर का ये टोटल एरिया है वो इन तीनों सेगमेंट्स का इक्वल पार्ट में बन जाता है। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, जिसको मैं ब्लू से शेड कर देता हूं, एक ये वाला पोर्शन है ग्रीन वाला पोर्शन, और एक रेड पोर्शन। ये तीनों एरियाज आपके इक्वल आ जाते हैं। ये S1, ये S2, ये S3, तीनों एरियाज आपके बराबर होंगे। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो याद रख लो, आपको कैलकुलेशन फिर करनी नहीं पड़ेगी, वहां पे ये बेनिफिट हो जाएगा। अगर नहीं याद रख पा रहे हो, ऑलरेडी इतने सारे रिजल्ट हैं, तो फिर आप इसको छोड़ दो, फिर आपको पेपर के दौरान इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके? यस सर। और कोई चीज पूछने वाली? चलिए फिर हम लोग वो आर्काइव वाला सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वो? यस सर। कौन से पेज पे है? वन 192 पे। 192 पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसके पहले एरिया वाला सेगमेंट भी करना है बेटा। एरिया वाले सेगमेंट में जो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ही आया है, उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? 10 तक कोई डाउट? 15 तक? 20 तक? जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है ना, वो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 19 वो सेम ही चीज है, ये जो पढ़ रहे थे। 20 तक कोई डाउट तो नहीं है?
इसमें जो No, क्वेश्चन sir. नंबर 20 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको एरिया ऑलरेडी दिया गया है, आपने निकालना है फंक्शन। तो आप क्या करते हो, आप न्यूटन लेबनीज रूल लगा के इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हो। ये जो भी एरिया दिया गया है, आप इस एरिया को किसके बराबर लिख लेते हो, एफ एक्स विद लिमिट्स इंटू dx, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है वो लिमिट्स आपके बीटा के टर्म्स में होंगी, तो आप बीटा के अबाउट डिफरेंशिएट करके आप वो फंक्शन निकाल लेते हो। तो 20th क्वेश्चन की जो टाइप है वो भी आपको आनी चाहिए। हाँ जी, 30 तक कोई डाउट? थर्टी 35 तक, 40 तक, 45। अर्शिता, आप ये जो 45 क्वेश्चन है उस टाइप का कह रहे थे, इनइक्वालिटी टाइप का? यस सर, एक ग्राफ में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पहले इक्वालिटी देखनी होती है, इक्वालिटी बना के फिर आपको रीजन फाइंड आउट करना है कोई भी पॉइंट लेके, ठीक है। बाकी चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? 10 तक कोई डाउट? 15 तक आप लोगों ने किया है ना ये भी? Yes, sir. यस सर। 20 तक कोई डाउट? सर 16 का मेरा डी आ रहा था, ln 18। बाकी लोगों का क्या कहना है, मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा? हाँ जी, बाकी लोगों का क्या कहना है? Sir, कर आ रहा है रहा सर। अन्य कैलकुलेशन चेक करना है बेटा, है तो सीधा सीधा ये लीनियर, लीनियर भी कहाँ ही है, वो सीधा सीधा वो टी वाले टर्म्स है ना, कांस्टेंट्स ही हैं, तो डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ ना। डिनोमिनेटर में। हाँ जी, तो कोई डाउट नहीं इसमें से, है ना। चलिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। करिए बेटा क्वेश्चंस। करिए बेटा सॉल्व।
अगम गलत है बेटा आंसर। शिवम सही है। आयुष सही है। लक्ष्य सही है जी। सर एक चीज पूछनी थी। गोविंद गलत है, प्रणव सही है जी। हाँ जी शिव बोलो। सर एरिया कॉमन बिटवीन टू रीजन, एरिया कॉमन टू टू रीजन्स होता है, उसको एरिया बिटवीन द रीजन्स एक ही बात होती है वो दोनों? हाँ जी। ओके ओके सर। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। y गोस टू एक्स क्यूब, ऐसा ग्राफ रहेगा। 1,1 के ऊपर इसका नॉर्मल बनाना है। ये नॉर्मल बना लिया गया। तो जिनका कॉमन रीजन है वो क्या आएगा? इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये नॉर्मल और x एक्सिस। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला बन के आ रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या? ये x की वैल्यू 1 होगी और ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? 4,0 आ रहा है क्या? 4,0 यस। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन तो आप लिख लोगे ना। पहले तो डिफरेंशिएट कर लो, स्लोप नॉर्मल की स्लोप निकाल लो और फिर वहां से इक्वेशन निकलो, है ना। तो ये 4,0 आ जाएगा। ओके, कर लेना इसको। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो किसके बराबर? कि भाई 0 से 1 तो हमें एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब का जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करना है, और 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक अगर आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे ना तो इसकी इक्वेशन आएगी सर 3y is equals to 4 not x. x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। यहां से y आप निकालोगे विच इज 4 माइनस एक्स अपॉन 3। तो इसको इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेके 4 तक। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7/। सर वहाँ पे वो ट्रायंगल वाला भी लगा सकते ट्रायंगल, हैं। हाँ मैं भी तो ट्रायंगल का थोड़ा एरिया ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं। सही बात है। इसको ना मतलब मैंने भी गलती कर दी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां पे ट्रायंगल बन रहा हो तो उसके लिए तो बेटर आप ट्रायंगल ही लगाओ, क्योंकि ट्रायंगल्स का एरिया निकालना ज्यादा फास्ट है ना। तो आप उसको इंटीग्रेशन क्यों ही लगा रहे हो? तो कांस्टेंट जब भी ट्रायंगल वगैरह बन के आए ना तो उसको तो सीधा सीधा ही किया करो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल आंसर 7/4 आ जाएगा। सर ठीक, हाँ जी। सर जो हमने अभी ट्रायंगल वाला करा है स्कूल में तो नहीं लगा सकते ना, बोर्ड्स में मतलब? नहीं, ट्रायंगल स्कूल में नहीं लगा सकते, बोर्ड्स में नहीं लगा सकते। ठीक है, बोर्ड्स के लिए आपको इंटीग्रेशन का मेथड ही लगाना होगा।
करिए बेटा ये क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हुआ क्या ये? किसी का आंसर नहीं सर आया? 2 मिनट रुक, 2-3 फिर एक मिनट सर रुक। एक मिनट रुक। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। ये कुछ 3 tan x का ग्राफ होगा। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, राइट? ये वाला एरिया निकालना है। यस सर। यस क्या ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या आया है? सर Pi पाई by बाय 3 by 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 30 डिग्री। 5/6 यस। यस सर। तो बेटा इसका मतलब मुझे 0 से लेके π/6 तक इंटीग्रेट करना है, जिसमें
2 cos x वाला ग्राफ ऊपर है, 3 tan x वाला ग्राफ नीचे है। ऐसे कर लीजिए। क्या आप लोग इनवर्स निकाल लिए? हाँ सर यही किया। ठीक है ना? यस सर। अगर तो कोई इनवर्स निकालने को ट्राई कर रहा है, इनवर्स की हेल्प से इसे करने को ट्राई कर रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। आप क्वेश्चन को समझिए, वो एरिया लोकेट करिए, फिर आप देखो कि भाई क्या एरिया बन रहा है, और इसको करने का इनवर्स की वे से ज्यादा बेटर होगा या डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे आपको ना तो इनवर्स करना पड़ा, सीधा सीधा आपको एरिया जल्दी निकल जाएगा। इनवर्स करेंगे तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन भी कंप्लीट होगी, है ना? सर 1 माइनस 3 ln 2/√3 आ रहा है आंसर। 1 + 3 ln √3/2। आंसर शायद से जो ज्यादा तो लोगों का आ रहा है वो ये है। यस सर, ये ln √3/2 है। यस सर। यस सर। सर अगर इसमें हम वाई एक्सिस वाली चीज ना लिखते तो क्या होता? तो वाई एक्सिस तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, अगर वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा? फिर तो cos x ऐसे भी आएगा, यस सर, tan वो x इधर भी आएगा। मैं वैसे ही कर रहा था, मैं देखा नहीं था, समझ ही लगा कैसे हो। हाँ, तो फिर तो बेटा ये भी है ना, बाउंड्री कुछ बनेगी नहीं ना, आप इसको भी इनर बोल सकते हो, और फिर आगे से भी ऐसे बन के आएगा, हाँ जी सर, ओके। है ना? तो फिर तो उसका कोई एंड नहीं रहेगा, उसमें तो एरिया इनफाइनाइट को अप्रोच करने लग जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है।
इस क्वेश्चन को करने के लिए सब लोग ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन देने का पर्पस सिर्फ ग्राफ ही है। ओके, सर मेरा सही है। देखते हैं बेटा क्या आंसर होगा। तो सब लोग ग्राफ बनाएं, उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का फंक्शन आपको मिल सकता है। तो जितना बेटर होगा कि भी आप इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ बनाएं, उतना बेटर आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो बेटा टेन माइनस मॉड ऑफ 10 माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऐसा ग्राफ होगा, मॉड ऑफ 10 माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक, जिसमें ये 10,0 वाला पॉइंट होगा, ये 0,10 वाला पॉइंट होगा। अब अगर मैं इसका नेगेटिव टाइम्स कर दूं तो ग्राफ क्या होगा? बाहर में इसके माइनस कर दूंगी, क्या होगा ग्राफ? अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक, सही है। यस सर। अब इसमें अगर 4 ऐड कर दे, इसमें अगर 4 ऐड कर दे तो ग्राफ क्या होगा? 4 यूनिट ऊपर जाएंगे। 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसा कह लो कि जो एक्स एक्सिस है वो 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। या फिर ये आपका 0,-10 वाला पॉइंट भी बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो 4 यूनिट ऊपर अगर शिफ्ट करता हूँ तो ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है ना, इसमें ये वाला पॉइंट आपका 10,4 अब हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, इसलिए मुझे लंबा है ना करने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा, फिर उतना लंबा नहीं लगेगा ये। तो ये वाला पॉइंट अब 0,-6 हो चुका होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका 6,0, ये वाला पॉइंट आपका 14,0 14,0 हो चुका होगा। और फिर पूरे का मॉड अगर लेना है तो पूरे का मॉड लेके ये जो नेगेटिव वाले पोर्शन आए हैं ये आपके पॉजिटिव की तरफ चले जाए, ऐसे ग्राफ बन गया, राइट। अब एरिया क्या है, कौन सा एरिया निकालना है आपने? ट्रायंगल का। ट्रायंगल। ये वाला एरिया ना, यस सर। इसका एरिया कितना होगा? 16। 16 16 होगा। यस सर। तो कोई 34 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। सर वो साइड वाला ट्रायंगल इंक्लूड कर दिया, लेफ्ट वाला भी। साइड वाला ट्रायंगल इंक्लूड करना नहीं है, यस यही सर। तो बात है, यहीं पे तो गलती है होगी कहीं ना कहीं ऑप्शन में 34 या 18। कई लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये वाला एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया आपका 18 आ रहा होगा, है ना, इस पोर्शन का एरिया आपका 18 आ रहा होगा। तो 34 आप ये मान के चलो 34 भी ऑप्शन में चांसेस पूरे हैं, 18 भी ऑप्शन में चांसेस पूरे हैं जी। तो वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वाला एरिया नहीं है। रीजन क्या है? आपको एक्स एक्सिस बोला है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन के लिए तो क्या एक्स एक्सिस भी लग रही है, वाई एक्सिस भी लग रही है, तो वाई एक्सिस का तो कोई रोल नहीं है ना। तो फिर उस केस में तो क्या है, फिर पूरा का पूरा होना चाहिए था, वो सेंस बनता नहीं है, फिर वो तो बाउंडेड रीजन नहीं है। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। करिए।
हाँ जी बेटा, क्या ग्राफ बन रहा है इसका? सर एक मिनट। सर मैंने आंसर भेजा है। ओके बेटा, देखते हैं, चेक करते हैं क्या सही होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए है ना पहले तो इसको समझते हैं कि अगर मैं ऐसा लिख लूं या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूं, बात एक ही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी मैं ये बोल सकता हूँ कि y को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना दोनों पॉसिबल है। अगर y पॉजिटिव होगा तब भी मॉड लेके √x के बराबर हो सकता है, y को नेगेटिव ले लेंगे तब भी मॉड लेके वो 1√x के बराबर हो सकता है। तो दोनों ही चीजें सेम है, तो आपने y² = x का ग्राफ बनाना है। और ये कौन सा ग्राफ बनेगा? अब इसमें स्ट्रेट लाइन x2 से आप इसको क्या लिखोगे? x = y+2 फॉर y पॉजिटिव एंड दिस इज -y+2 फॉर y नेगेटिव। तो फॉर y पॉजिटिव आप इस लाइन का एक ग्राफ बनाओ, क्या आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। और फॉर y नेगेटिव के लिए मतलब y बिलो द x एक्सिस, तो उसके लिए क्या -y+2 का ग्राफ बनाएंगे, तो वो ये बना। यस अब दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के अबाउट टोटली सिमेट्रिक है। आपने जो एरिया निकालना है वो तो ये बन के आ गया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो ये बन के आएगा। तो दोनों क्योंकि सिमेट्रिक है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ कैलकुलेट कर लेता हूं और उसका डबल कर दूं, क्योंकि जो पहला वाला ग्राफ है वो भी आपका सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, जो दूसरा ग्राफ है वो भी आप बिलो द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है वो भी, दोनों ही ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो अपर सेगमेंट का एरिया बिलो लोअर सेगमेंट का एरिया वो बराबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ये तो 2,0 होना ही है पॉइंट। तो 2,0 तक तो सीधा सीधा इस कर्व का एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 0 से लेके 2 तक y = √x। मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि भाई y = fx होता है ना, तो यहाँ पे y² है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो y x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो y √x आ गया। तो 0 से लेके 2 तक तो √x का एरिया। फिर 2 से लेके, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है? क्या ये वाला पॉइंट मिल सकता है हमें? 4,2। तो 2 से लेके 4 तक आपका पैराबोला वाला ग्राफ ऊपर है और लाइन वाला ग्राफ वो नीचे है, जिसमें y को x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, राइट। तो y x के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या आएगा? x माइनस ट्रायंगल का एरिया और रिक्वायर्ड एरिया इसका पूरा डबल कर देंगे। सर लिमिट 2 से 4 नहीं डालेंगे? सर इससे अच्छा हम ये जो पैराबोला 0 से 4 निकाला हुआ ट्रायंगल का माइनस कर देंगे 2 से 4 तक का। यस यस सर वही 20 हाँ, by ये भी 3 कह सकते हो कि पैराबोला का 0 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन कर दो सीधा सीधा और ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ वो भी ठीक है, ठीक बात। और ट्रायंगल का एरिया तो सीधा सीधा है ना, वो हाफ बेस इनटू हाइट की हेल्प से निकल जाएगा। यस सर। हाँ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंगे। ओके चलिए कोई बात नहीं, जो बेटर लग रहा है। इसमें आपका आंसर क्या है? 20 by 3। 20 by 3 20 by 3।
Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए बेटा, बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में पहले आपका जो रिवीजन पैकेज है पहले उसको डिस्कस किया जाएगा, जितना आप लोग कर लेंगे। तो कितना कर सकते हो, क्या एरिया वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लोगे कल तक? यस सर। कल की क्लास में एरिया वाला पूरा सेगमेंट आप लेके चलिएगा, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट ओनली, मल्टी करेक्ट वाला सेगमेंट नहीं, अकेला सिंगल करेक्ट एरिया सेगमेंट, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।